हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे हमने पिछले लेक्चर में केटीजी एंड इट्स पोस्टुलेट्स पे छोड़ा था और मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको बता दिया था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो उसके हिसाब से अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। उससे पहले एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं पिछले लेक्चर की, जो सीधा ये वाला लेक्चर देख रहे हैं ताकि उनको भी ज़्यादा दिक्कत ना आए इस वाले लेक्चर को समझने में। हमने सबसे पहले सेकंड लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि रियल और आइडियल गैस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन को हर टेम्परेचर और प्रेशर रेंज पे फॉलो करता है और केटीजी के हर पोस्टुलेट को भी फॉलो करता है। फिर हमने उसके केटीजी के पोस्टुलेट्स पढ़े थे। 4 पोस्टुलेट्स हमें लिखने थे गैस पार्टिकल्स की नेचर के ऊपर, और 5th नंबर वाले पोस्टुलेट में हमने फोर्स के बारे में बताना था और उस फोर्स में भी हमने 5 पॉइंट्स राइट करने थे। फिर हमने कुछ चीज़ें कोलिजन पे डिस्कस की, मीन फ्री पाथ डिस्कस किया। एक लास्ट पॉइंट जिस पे मैंने बहुत इलेबोरेट डिस्कशन की थी वो डिस्कस हुआ यहाँ पे। और जिस ग्राफ को एक्सप्लेन किया था ना मैंने लास्ट क्लास लेक्चर में, लास्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, वही मैक्सवेल का ग्राफ था। अब यहाँ पे वो डिटेल में आएगा। तो ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली थी अपने पिछले लेक्चर में। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं। इसको शुरू करने से पहले एक सिंपल सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो है प्रोबेबिलिटी। मैं बोल रही हूँ मेरे पास एक बैग है, दिस इज माई बैग। इसमें 8 रेड बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स हैं। तो what is the probability of finding 8 balls? What is the probability of finding red colored balls? तो आप सिंपली हमने सीख रखा है probability of finding red colored balls is 8/8 plus 2 means 8/10, that means 4/5। हमने क्या सीख रखा है, जितने रेड हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यही सीख रखा है ना हमने। तो बस इतनी सी बात जिसको पता है वो अब आगे बढ़े। चलिए शुरू करते हैं। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में बहुत सारे गैस पार्टिकल्स हैं। मान लीजिए कि मैं इसमें 2 वेलोसिटीज कंसीडर कर रही हूँ, 3। चलिए, इन वाले पार्टिकल्स की वेलोसिटी मैंने मानी है 3 मीटर पर सेकेंड। इन वाले पार्टिकल्स की मैंने मानी है 5 मीटर पर सेकेंड। और इन 3 की मैंने मानी है 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर मैं आपको ऐसे लिखूं ना, डी एन और नीचे सबस्क्रिप्ट में सी, तो इसका क्या मतलब, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इसको कैसे रीड किया जाता है। सी यहाँ पे जैसे हम सी स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, वैसे यहाँ पे सी हमने वेलोसिटी के लिए सिंबल यूज किया है। तो इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी between C and C plus DC। ये थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, देखते हैं इस एग्जांपल से समझना। मैं कह रही हूँ जब जहाँ इस टॉपिक में जहाँ मैं DNC टर्म यूज करूँगी उसका मतलब ये होगा, ठीक है, उसका मतलब ये होगा। इसको हम डिब्बे में रख लेते हैं साइड में। C एंड C प्लस DC मतलब, मान लीजिए मैं C इसको मान रही हूँ, DC माना मैंने 2, तो C प्लस DC क्या हो जाएगा 2। C तो हमने किसको माना है 3 को, और DC मैंने क्या लिया है 2, दैट मीन्स 5 ये होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन C एंड C प्लस DC, C ये है, C प्लस DC ये है,
इसके बीच मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन 3 एंड 5 आर 1 2 3। 3 और 5 मीटर पर सेकंड के बीच में कौन सी वेलोसिटी होती है? 4। ऑब्वियसली 3 के बाद 4 के बाद 5, यही तो होता है। तो 3 और 5 के बीच में क्या आता है? 4 आता है। तो इनडायरेक्टली ये क्या पूछना चाह रहे हैं, मान लो मैं इस चीज को इससे रिलेट करूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन 3 एंड 5 मीटर पर सेकेंड, तो वो भी 3 ही होंगे। समझ रहे बात? तो जहां जहां मैं ये डी एन और सुपर सबस्क्रिप्ट में सी लिखूंगी वहां पे मतलब ये होगा। तो एक बार मैं ढंग से लिख देती हूँ, डी एन सी नंबर ऑफ particles having velocity between C and C plus BC। देखिए ये नीट वाले लेवल का नहीं है, थोड़ा जिसको समझ नहीं भी आ रहा तो वो लेक्चर को थोड़ा आगे करके देख लीजिए, जहाँ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ये जस्ट मैं ऐसे ही समझा रही हूँ, जिसको थोड़ा एक्स्ट्रा जानना है वो जान लीजिए, नहीं जानने की मन है तो आप सीधा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे भी आगे फॉरवर्ड करके वीडियो को देख सकते हो। अब एक ऐसी टर्म आएगा डी एन सी अपॉन डी सी। इसको हमें क्या पढ़ना होता है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी c। इसका मतलब ये, दोबारा से ध्यान से सुनिए, डीएनसी का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन c एंड c प्लस dc। डीएनसी अपॉन dc का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी c। अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी कुछ समझा रही थी पहले, तो वो मैं क्या बता रही थी, वो सिंपली ये था कि मान लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन c एंड dc को मैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दूँ। जैसे वहाँ पे रेड कलर्ड बॉल्स को जब मैंने टोटल नंबर ऑफ बॉल से डिवाइड किया तो मुझे एक फ्रैक्शन ऑब्टेन हुआ, एक प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन हुई। सिमिलरली जब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं टोटल नंबर से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे क्या ऑब्टेन हो जाएगा? डी एन सी अपॉन एन का क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। या यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन C एंड C प्लस BC। सिमिलरली मैं इसको भी अगर n से डिवाइड कर दूं, 1 अपॉन n इंटू डी एन सी अपॉन डी सी, तो ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी या फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी c। ये 4 पॉइंट्स जिसको समझ आ गए वो आगे समझ लेंगे बड़ी आसानी से। हालांकि ये 4 पॉइंट्स आगे यूज होने भी नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रही हूँ। नहीं समझ आया कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बस इसको याद कर लीजिए कि डीएनसी का मतलब, डीएनसी को हम रीड कैसे करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन सी एंड सी प्लस डी सी। यही मैं इसको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड कर दूं, एन मैंने क्या कंसीडर किया? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वो फ्रैक्शन आ जाएगा, जैसे मैंने आपको एक बॉल्स वाले एग्जांपल से समझाया। सिमिलरली इसको मैं कैसे रीड करूंगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी c। इस पूरी टर्म को अगर मैं n से डिवाइड कर दूंगी तो वो प्रोबेबिलिटी या फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी c बन जाएगा। तो ये था, एक मिनट में वीडियो चेक कर लूँ। तो यस, ये जिसको समझ आ गया मैं अब इसे मिटाने जा रही हूँ जल्दी से।
अब एक इक्वेशन है वो लिखते हैं, डी एन सी अपॉन एन इज इक्वल टू 4 पाई एम अपॉन 2 पाई आर टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी सी स्क्वायर डी सी। ये एक्चुअली ये इक्वेशन थी जो मैक्सवेल द्वारा दी गई थी। याद करने की इसको नीड बिल्कुल भी नहीं है, बस ऐसे ही लिखवाया मैंने कि मैं बता रही थी कि इस टर्म का क्या मीनिंग होता है, तो इसलिए मैंने ये इक्वेशन भी लिखवा दी। बस इससे ये पता चलता है कि ये वाली चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होती है, ऐसे ये सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है 3/2 की पावर में। ये सब इस इक्वेशन से पता चलते हैं। ये एग्जैक्ट इक्वेशन थी जो मैक्सवेल ने दी। अब मैं यहाँ पे डी सी को इधर ले आऊँ, डी एन सी अपॉन डी सी इंटू 1/n, मतलब मैंने सिर्फ क्या किया, ये वाले डी सी को उठा के यहाँ ले आई, तो क्या बन जाएगा 4 पाई एम अपॉन 2 पाई आर टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 आर टी सी स्क्वायर, क्योंकि डी सी को तुम्हें यहाँ ले आई। तो देखिए मैंने इसका भी मतलब आपको 2 मिनट पहले बताया, इस पूरी टर्म का मतलब भी मैंने 2 मिनट पहले बताया। तो बस यही है, आप नोट डाउन करिए, मैं आपको एक मिनट। अब हम बेसिकली जो मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो समझेंगे कि वो है क्या। ये रहा हमारा y एक्सिस, ये रहा हमारा x एक्सिस। y एक्सिस पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी c। उसको मैंने कैसे लिखना बताया आपको, 1/n dnc अपॉन dc। यही तो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी c। और यहाँ पे हम c लिखेंगे, मतलब इस तरफ हम सारी वेलोसिटीज लिखेंगे, इस तरफ हम सारी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी बोल लो या फिर यहाँ पे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इसको मान सकते हो, कोई ऐसी खास बात नहीं आएगी, डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों चलेंगे। यहाँ पे ये y एक्सिस है हमारा, ये x एक्सिस है हमारा। ये जो कर्व बनता है ना, ये बनता है ऐसे। जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, जो पीक होती है, अभी मैं सारी टर्म्स भी समझाऊंगी। एक टॉप मोस्ट पीक होती है जो होती है MPS, VMPS। ये टर्म अभी मैं 2 मिनट में समझाने वाली हूँ, घबराएं नहीं, अभी सिर्फ मेंशन कीजिए आप। फिर इसके बिल्कुल पास एवरेज, और इससे थोड़ी दूर ये वाला जो पॉइंट है, ये इंडिकेट करता है RM। ये कर्व है। अब सबसे पहले तो इन तीनों का मतलब बताओ। मैंने 3 टर्म्स लिखे हैं, VRMS, V एवरेज एंड VMPS। VRMS की बात करें
तो RMS here stands for root mean square velocity. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एवरेज हम सबको निकालना आता है। एमपीएस होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब सबसे पहले मैंने एमपीएस मार्क किया, तो एमपीएस को समझते हैं। इसमें एमपीएस मैंने बताया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ऐसी स्पीड जिस पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑब्टेन होगी। तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो क्या इंडिकेट करता है, मान लो यहाँ पे मेरा कुछ आंसर आया, तो ये वाली रीडिंग क्या इंडिकेट करती है, प्रोबेबिलिटी। क्या इस रीडिंग से ऊपर की रीडिंग इस कर्व में आ रही है, मतलब ये तो इस कर्व का हाईएस्ट पॉइंट है ना, तो ये वाली जो रीडिंग होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी कि ये वाली रीडिंग हमें क्या देगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देगी। तो इस वाली रीडिंग पे जो स्पीड मुझे मिल रही है, स्पीड तो मुझे एक्स एक्सिस से पता चल रही है, उसको मैं क्या कहूँगी, VMPS। वो स्पीड जिस पे मैक्सिमम प्रोबेबल मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मतलब वो स्पीड जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पोजेस करते हैं, उसको VMPS कहा गया है। एवरेज हमें निकालना आता ही है, सभी पार्टिकल्स, मान लो कोई V1 है, कोई V2 है, सबको ऐड ऑन करके अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स करके जो स्पीड आएगी वो एवरेज हो जाएगी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब होता है, सबसे पहले तो आपको चीज़ों का करना है स्क्वायर। मान लो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू Vn का स्क्वायर। फिर हमने ना इसको उल्टा पढ़ना है, सबसे पहले लास्ट वाला वर्ड वेलोसिटी, ओके, फिर आता है स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया हमने, फिर हमने लेना मीन, मीन कैसे लेते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल, फिर रूट, इस पूरे का रूट। तो ये जो आंसर आता है इससे आता है हमारा VRMS। क्लियर? अभी मैं एक और बार डिटेल में बताती हूँ ये चीज। सबसे पहले एक बार ये लिखिए, ये कर्व बना लीजिए, ये तो मैं लिखवाऊंगी RMS वगैरह वगैरह। चलिए पहले ना इस ग्राफ की हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। इस ग्राफ से मुझे ये पता चल रहा है कि जो एमपीएस और एवरेज वेलोसिटीज हैं वो आपस में ज़्यादा पास हैं एज कंपेयर टू RMS। मतलब अगर VRMS का मार्क यहाँ है तो V एवरेज का मार्क यहाँ है और RMS का मार्क यहाँ। देख पा रहे हैं मार्क को, ये डॉट्स को, ये दोनों वेलोसिटीज आपस में बहुत क्लोज है। मतलब अगर ये 2 है तो ये 3 है और ये क्या हो गया 6, तो ये आपस में बहुत क्लोज आसपास है। एक ऑब्जर्वेशन तो इस ग्राफ से ये होता है, तभी मैंने बहुत पास बनाया। जब भी आप कभी भी किसी सिस्टम की एवरेज एमपीएस और आरएमएस निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि एमपीएस और एवरेज की वैल्यू बहुत पास आ रही है एज कम्पेयर टू वीआरएमएस उनसे थोड़ा दूर है। मोर ओवर इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस पे आरएमएस यहाँ है, एवरेज यहाँ है, एमपीएस यहाँ है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड कौन रख रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफ स्पीड किसकी आ रही है, आरएमएस की, उसके बाद किसकी है, एवरेज की, और उसके बाद किसकी है, एमपीएस। मतलब मैं कभी भी किसी सिस्टम का मान लो मुझे कोई सिस्टम दे दिया, उसको मैं कह रही हूँ एमपीएस, एवरेज और आरएमएस फाइंड करो, मैंने आंसर निकाल लिया। अब मुझे वेरीफाई करना है कि ये आंसर ठीक है या नहीं, तो मैं तीनों स्पीड में देखूंगी। एमपीएस सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए, एवरेज की थोड़ी सी बड़ी, पर ये दोनों आपस में ज़्यादा पास होनी चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और आरएमएस सबसे बड़ा। मतलब इसको मान लो, अब मैं इसको ऐसे लिखूं कि V एवरेज माइनस V एमपीएस इज तो क्या ये कहना ठीक होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल ठीक है। तो जब भी मैंने कोई आंसर निकाला, आप देख पा रहे हो ना
कि इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस है एज कंपेयर टू इन दोनों में, यही लिखा मैंने। तो ये दो चीज़ों से आप वेरीफाई करते हो अपने आंसर को। मान लो आपने कैलकुलेशन की आंसर निकाल लिया, अब आप देखोगे हाँ मेरी एमपीएस की वैल्यू स्मॉलेस्ट है, एवरेज बीच का है और आरएमएस सबसे हाईएस्ट वैल्यू रखने वाला होगा, और इन दोनों का डिफरेंस इससे छोटा होना चाहिए, तो मेरे आंसर ठीक है, मुझे दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस ग्राफ से इंटरप्रेट क्या होता है? इस ग्राफ से ये इंटरप्रेट होता है कि स्मॉल वेलोसिटी रखने वाले, ये देखो ये वाली वेलोसिटी को मैं इन तीनों की कंपैरिजन में तो कम ही मानूंगी, और इस वाली वेलोसिटी को इन तीनों वेलोसिटी की कंपैरिजन में ज़्यादा मानूंगी, ये वाले और ये वाले जो तो पॉइंट्स बनाए हैं मैंने, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग वेरी लो एंड वेरी हाई वेलोसिटी आर स्मॉल। देख पा रहे हैं आप, ग्राफ बेल शेप्ड है, मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेरी लो वेलोसिटी एंड वेरी हाई वेलोसिटी आर स्मॉल एज कंपेयर टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग दीज थ्री वेलोसिटीज। मतलब जो बीच की वेलोसिटीज है वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स शो करते हैं, और जो सबसे कम और सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है वो बहुत कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स शो करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। कहने का मतलब ये है कि 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी सिर्फ 2 पार्टिकल्स दिखा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी 18 पार्टिकल्स दिखा रहे हैं, और 16 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी 3 पार्टिकल्स दिखा रहे हैं। तो मतलब सबसे कम वेलोसिटी और ज़्यादा वेलोसिटी, बहुत कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिखा रहे हैं एज कंपेयर टू बीच वाली वेलोसिटी। इन दोनों के बीच में 10 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकेंड वाली वेलोसिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास है, मतलब ज़्यादातर पार्टिकल्स 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलते हैं। कहने का मतलब ये है। तो इस ग्राफ से ये सारी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये वाली बात। चलिए अब हम इन्हें लिखवा भी देते हैं। मतलब ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे पहले ये पता चल रहा है आरएमएस, एवरेज, एमपीएस में बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये वाला पता चल रहा है। ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग वेरी लो एंड वेरी हाई वेलोसिटीज आर स्मॉल एज कंपेयर टू मिडल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग मिडल वेलोसिटीज। तो ये तो इसकी 3 कंक्लूजन हो गए। एक बार ना मैं एवरेज वगैरह लिखवा देती हूँ। मैंने बताया था रूट मीन स्क्वायर को कैसे पढ़ना है। रूट मीन स्क्वायर सबसे पहले मान लीजिए, अब मैं इसको ऐसे समझाती हूँ। n1 पार्टिकल्स हैं जिनके पास v1 वेलोसिटी है, n2 पार्टिकल्स है जिसके पास v2 वेलोसिटी है, एंड n पार्टिकल्स है जिनके पास vn वेलोसिटी है। ठीक है, तो मैं इसको आरएमएस को कैसे लिखूंगी? पहले मैं इसको n1 और स्क्वायर किसका करना है मुझे? सिर्फ वेलोसिटीज का, v1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर किसका करना है यहाँ पे? जैसे वेलोसिटी यहाँ पे ये पूरा है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब वी हैव टू डू स्क्वायर ऑफ जस्ट वेलोसिटीज, नॉट द n1 n2। ये नहीं n1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, नहीं, n1 v1 स्क्वायर, n2 v2 स्क्वायर, सो ऑन अप टू nn vn स्क्वायर अपॉन में मीन लेने के लिए मैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करती हूँ, रूट लेना है अब मुझे इसका, तो ये वी आर एम एस होती है।
V एवरेज क्या हो जाएगी इसमें, N1 V1 प्लस N2 V2 सो ऑन अप टू NN VN अपॉन N, और V MPS क्या हो जाएगी, वो ऐसे डिस्क्राइब नहीं हो सकती है। अब इसको हमने मैथमेटिकली डिराइव कर रखा है कि ये तो एक्सप्रेशन हो गया। अब RMS V एवरेज V MPS, RMS क्या है, √3RT बाई एम, एवरेज है √8RT बाई पाई एम, MPS है √2RT बाई एम। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन, M इज मोलर मास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्लियर होना चाहिए। मतलब हमें RMS के बारे में दो चीजें याद रखती है, तो ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है तीनों में। इसका अगर मुझे टेम्परेचर और मोलर मास गैस दे रखा है तो मैं ऐसे निकालूंगी, वरना मैं ऐसे निकालूंगी। सिमिलरली एवरेज में भी मुझे दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। एमपीएस में मुझे सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, और एक ये चीज याद रखना है कि आरएमएस देन एवरेज एंड देन एमपीएस। इसको आप राम से याद कर लीजिए, RAM, राम जी, राम से याद कर लीजिए। राम कोई पर्सन है जिसमें R सबसे पहले आ रहा है तो वो सबसे बड़ा होगा, A बाद में आ रहा है, M लास्ट में, तो इसको ये कोड वर्ड से याद कर सकते हैं। एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है जो आपको याद होना चाहिए वैल्यू। VRMS रेशो V एवरेज रेशो V MPS 1.224 रेशो 1.128 रेशो 1। थोड़ा सा याद कर लीजिए कि VRMS रेशो V एवरेज रेशो V MPS 1.224 रेशो 1.128 रेशो 1। अब मैं बताती हूँ ये आपको पेपर्स में कैलकुलेशन में कैसे यूजफुल रहेगा। अगर आपको ये याद है, मान लो कोई एग्जामिनर ये क्वेश्चन देते हैं कि हमारे पास V MPS की वैल्यू क्या है 6 मीटर पर सेकेंड, देन टेल अस V RMS। तो अगर आपको ये पता है एग्जैक्ट रेशो याद रखते हो आप, तो आपने क्या देखा, जब MPS 1 है तब RMS 1.224 है, जब MPS 6 होगा तो RMS 1.224 इंटू 6 होगा। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। तो मतलब आपको इन फॉर्मूलेज में पुट करके फिर RMS की वैल्यू फाउंड आउट करने की बजाय सीधा ये रेशियो निकाली, यहाँ यूनिटरी मेथड लगा। जब MPS 1 था तब RMS 1.224 था, जब MPS 6 मीटर पर सेकेंड हुआ तो RMS 1.224 इंटू 6 होगा। सो इजी। तो अगर आप ये रेशो याद कई बार नहीं, सीधा रेशो भी आ जाता है। ये क्वेश्चन होगा और 4 MCQs होंगे, उसमें कोई कोई रेशो दे रखी होगी, एक रेशो ये होगी। तो ये NCERT में रेशो मेंशन है, तो ये याद होनी ही चाहिए रेशो। अब जैसे मैंने आपको VRMS है √3RT बाई M, V एवरेज है
√8RT/πm और V एमपीएस है √2RT/m। तो इसमें R की वैल्यूज क्या होती हैं? देखो दो में लिख सकते हैं हम, एसआई में और एक सीजीएस में। अगर तो एग्जाम में आपको कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएमएस इन मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स इट इज आस्किंग फॉर एसआई यूनिट में आंसर आना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन इट इज आस्किंग कि आंसर सीजीएस में आए। तो देखो आपको जब बोला जाएगा ना ऐसे, तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में है तो आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं केल्विन में कन्वर्ट? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.1516 कुछ भी ले लो। हाँ, एक और बात मजे की ये है कि जब भी हम केल्विन को मेंशन करते हैं ना, तो हम डिग्री साइन नहीं यूज करते। मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। मान लो जो मुझे 25 केल्विन लिखना है और 25 सेल्सियस लिखना है, तो डिग्री का साइन सेल्सियस के साथ होता है, केल्विन के साथ कभी हम डिग्री केल्विन नहीं लगाते। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर है तो वो तो चाहे एसआई हो चाहे सीजीएस हो, केल्विन में ही लिखा जाएगा। आर की वैल्यूज एसआई में 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन और सीजीएस में 8.314 1 जूल जो होता है इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज होता है। वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा आपने, अर्ज पर मोल पर केल्विन। मैं यहाँ पे सीजीएस में भी केल्विन क्यों लिखने को कह रही हूँ? क्योंकि सीजीएस में भी आर के अंदर केल्विन ही है, तभी हम टेम्परेचर भी केल्विन में लिखेंगे। यहाँ पे मोलर मास मान लो मैंने हीलियम हाइड्रोजन दिया आपको, तो इसका 2 ग्राम पर मोल होता है। पर क्योंकि ऐसा यूनिट में मास की यूनिट जो है वो केजी है, तो मैं यहाँ पे मोलर मास केजी में लिखूंगी 0.002 केजी फॉर हाइड्रोजन। ये कैलकुलेशन के वक्त के बता रही हूँ मैं। मोलर मास यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 ग्राम पर मोल सीधा, जब मैं सीजीएस में आंसर जा रही हूँ। तो ये 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। एक मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगी अपने अगले लेक्चर में, अभी तो मैं सिर्फ एक थ्योरी बता रही हूँ। क्वेश्चन अगले लेक्चर में होंगे, पहले क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स पे हम जाएंगे। चलिए, ये हो गया, बता दिया ये। अच्छा, कई बार क्या होता है आपको टेम्परेचर नहीं देते क्वेश्चन में, आपको क्या देंगे? प्रेशर देंगे और वॉल्यूम देंगे। प्रेशर देंगे और वॉल्यूम देंगे। तो आप इसको सिंपली, हमें पता ही है कि PV इज इक्वल टू nRT। n को हम 1 एज्यूम खुद कर लेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन। और हमें पता ही है कि P, अगर आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर ना दे के प्रेशर और वॉल्यूम दिया जाए, तो आपको पता ही है अगर मैं n को 1 पुट कर दूं तो PV इज इक्वल टू RT। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √3PV/m। ये भी किसकी वैल्यू आ जाएगी? VRMS फॉर 1 मोल ऑफ गैस। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, मोल्स का कोई जिक्र नहीं किया है, तो आपने सीधा ये फॉर्मूला लगा देना है। या अगर ये नहीं मन, और हाँ, अगर PV से आप या तो PV डायरेक्ट पुट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, या फिर आपको मतलब या तो आपको PV दिया होगा या फिर आपको RT दिया होगा, सॉरी T दिया होगा, और आपको R और M अपने बेसिस पे कि आपको आंसर SI में पूछा है, मीटर पर सेकेंड में पूछा है या सेंटीमीटर पर सेकेंड में पूछा है, उस हिसाब से आपने R की वैल्यू और मोलर मास की वैल्यू पुट करनी है। चलिए,
अब मैं वेरिएशन इन ग्राफ बताती हूँ। आगे नोट करिए, मैं 1 मिनट देखूँ वीडियो बन रही है अच्छे से हमें। तो इसमें एक लाइन लिखना है हमें, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन showed the effect of temperature and molar mass, या फिर इसको क्या लिखूंगी मैं, नेचर ऑफ गैस, ऑन द ग्राफ। जो ये दो साइंटिस्ट हुए, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी पढ़ रहे हैं हम, तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मोलर मास ऑफ गैस ऑन द ग्राफ शो किया था। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी कि अगर मैं टेम्परेचर बदल दूं तो ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर मैं मोलर मास यानी कि कोई और गैस, मान लो मैं पहले क्लोरीन के लिए बना रही थी, अब मैं हाइड्रोजन के लिए बना रही हूँ, तो तभी भी ग्राफ का शेप वगैरह थोड़ी सी बदल जाती है। शेप नहीं, ऊपर नीचे ग्राफ हो जाता है। तो ये दो पॉइंट्स याद रखने कि कौन से दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ग्राफ को, टेम्परेचर एंड मोलर मास। अब हम सबसे पहले टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर हम मोलर मास का पढ़ेंगे, एंड देन ये वाली चीज खत्म होगी हमारी। सबसे पहले टेम्परेचर। यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, C, यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, प्रोबेबिलिटी, जिसको हम कैसे लिखते थे, सोचो, 1/n dNc/dc। चलिए, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि T1 और T2 में से बड़ा कौन है। तो मैं कह रही हूँ T2 is greater than T1, explain it to me। तो how will you try to explain? ग्राफ को सबसे पहले रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो ग्राफ को रीड कर लेता है ना, जो ऑब्जर्वेशन अच्छी कर लेता है ग्राफ की, तो वो रिजल्ट को खुद ही कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देके एक्सप्लेन कर देता है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई वेलोसिटी है, ये एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी लिख रही है, T1 टेम्परेचर पे इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास C1 वेलोसिटी थी। T2 टेम्परेचर पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग C1 वेलोसिटी कम हो गए ना, पहले इतने पार्टिकल्स थे, अब इतने पार्टिकल्स हैं। तो ये तो प्रूव, ये पॉइंट यहीं से प्रूव हो रहा है। मान लीजिए मेरे पास वेलोसिटी, मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें पार्टिकल्स 1, 2, 3, 4, ये 4 वेलोसिटीज ही पोजेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी पार्टिकल्स के पे कि भाई तुम इससे आगे या कम वेलोसिटी पोजेस नहीं कर सकते। ये 4 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड या 4 मीटर पर सेकेंड ही पोजेस कर सकते हो। अब मैंने देखा, तो क्या देखा मैंने कि 2 पार्टिकल्स थे जिनके पास 1 मीटर पर सेकेंड थी,
3 पार्टिकल्स थे जिनके पास 2 मीटर पर सेकेंड थी, 3 पार्टिकल्स थे जिनके पास 6 पार्टिकल्स थे जिनके पास 3 मीटर पर सेकेंड थी, एंड 8 पार्टिकल्स थे जिनके पास 4 मीटर पर सेकेंड थी एट 60 डिग्री सेल्सियस। अब मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने क्या कर दिया 70 डिग्री सेल्सियस, तो अभी जिन पार्टिकल्स के पास 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, बिल्कुल होती है। हमने फोर्सेस वाले में, जब हम पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी में फोर्सेस पढ़ रहे थे, तो हमारा लास्ट पोस्टुलेट क्या था फोर्सेस में, एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज। मान लो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए ज्यादा पार्टिकल्स कौन सी वेलोसिटी पोजेस करेंगे हायर टेम्परेचर पे, 1 मीटर पर सेकेंड या 4 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली जब टेम्परेचर बढ़ा होगा तो जिन पार्टिकल्स के पास 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी उनको थोड़ा वेलोसिटी में इंक्रीज महसूस हुआ होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो अब क्या हुआ, सीन ऐसा कुछ हो गया कि अब सिर्फ एक ही पार्टिकल बचा है जिसके पास 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। ठीक है, अब मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड भी कोई इतनी ज़्यादा वेलोसिटी नहीं है। मान लीजिए अब 3 पार्टिकल्स थे जिनके पास 2 मीटर पर सेकेंड थी, हो सकता है कि इनमें से 2 पार्टिकल्स के पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई हो तो वो हायर रेंज में चले गए हो। मतलब कहने का ये है कि जो कम वेलोसिटीज थी 1 मीटर पर सेकेंड, उनमें पार्टिकल्स कम टिकेंगे। क्यों कम टिकेंगे? अब ये देखिए ग्राफ शुरू यहीं से होता है, मान लो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाली जो C होगी ये मिनिमम होगी और ग्राफ यहाँ पे खत्म कर दूंगा, और ये वाला जो C होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो यहाँ पे C1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। मैंने बोला कि ये ग्राफ C1 और C2 के बीच में ड्रॉ है, मतलब मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी। जो इस ग्राफ में जितने जो पार्टिकल्स को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उनकी मिनिमम वेलोसिटी C1 है और मैक्सिमम वेलोसिटी C2 है। यानी कि मिनिमम वेलोसिटी अगर मैं इस एग्जांपल में C1 C2 बताऊँ तो C1 1 है और C2 4 है। अब आप मुझे बताइए कि हायर टेम्परेचर पे 1 मीटर पर सेकेंड कोई रखना चाहेगा? नहीं, उनकी तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए बात समझ आई कि जो लीस्ट वेलोसिटी है, स्मॉलेस्ट वेलोसिटी है हायर टेम्परेचर पे, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो 1 मीटर पर सेकेंड ना पोजेस करके 2, 3, 4 पोजेस करने लग जाएगी, क्योंकि उनकी टेम्परेचर बढ़ने के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए ये टेम्परेचर T2 था, ये T1 था, C1 इज द 1 मीटर पर सेकेंड। मान लो पहले 1 मीटर पर सेकेंड पे 2 पार्टिकल्स थे और 70 डिग्री सेल्सियस पे 1 मीटर पर सेकेंड पे थोड़े कम यानी कि सिर्फ 1 पार्टिकल बचा, तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा हुआ? T2 टेम्परेचर ज्यादा हुआ। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। मैं इसको दोबारा से समझाती हूँ, समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये है मेरे पास C1, ये है C2, ये है 2, ये है 1। मतलब ये 1 पार्टिकल, ये 2 पार्टिकल डिनोट कर रहा है। मैंने बोला मेरे पास एक वेलोसिटीज की रेंज है 1, 2, 3, 4। मैंने अपने पार्टिकल्स को ऐसे सेट कर रखा है कि वो 1, 2, 3, 4 के अलावा कोई वेलोसिटी शो नहीं कर सकते हैं, चाहे टेम्परेचर बढ़े घटे कोई नहीं। सिर्फ यही 4 वेलोसिटीज हैं जो पार्टिकल्स पोजेस कर सकते हैं। मैंने बोला C1 इज द मिनिमम वेलोसिटी जहाँ से मैंने अपना ग्राफ बनाना शुरू किया है, और C2 वो वेलोसिटी है जहाँ मैंने अपना ग्राफ अंत कर दिया है। तो इसमें से बताओ इन 4 वेलोसिटीज में से C1 की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं इनमें से 1 मीटर पर सेकेंड, 2, 3 या 4, ऑब्वियसली 1 मीटर पर सेकेंड, और C2 क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड। मैंने बोला जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग 1 मीटर पर सेकेंड
वेलोसिटी विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी, तो वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करने लग जाएंगे। अब वो 1 मीटर पर सेकेंड से मूव नहीं करेंगे। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड विल डिक्रीज एट हायर टेम्परेचर। तो डिक्रीज कौन सा चीज शो कर रही है? 2 कम होता है या 1 कम होता है, तो मतलब ये वाली चीज डिक्रीज शो कर रही है। तो ये कौन सा टेम्परेचर रहा होगा? हायर टेम्परेचर रहा होगा। सिमिलरली हायर टेम्परेचर पे मान लो 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पोजेस करने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहे होंगे? ज्यादा रहे होंगे ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हायर वेलोसिटी पे शिफ्ट हो गए होंगे। एक इस ग्राफ में मैंने थोड़ा ड्राइंग में गड़बड़ कर दी। ये ग्राफ थोड़ा ब्रॉड होता है, ऐसे ब्रॉड, चौड़ा। ये थोड़ा स्टीप सा, ये थोड़ा चौड़ा सा होता है हायर टेम्परेचर वाला ग्राफ। ये तो बातें समझ आई। ये दो पॉइंट्स हम लिखते हैं पहले। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेसिंग मिनिमम velocity will decrease and number of particles possessing maximum velocity will increase at higher temperature। ये इस ग्राफ से भी समझ इजीली आ रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे VMPS ये था, इस ग्राफ में VMPS यहाँ है, तो VMPS किसका ज्यादा है? आगे कौन है एक्स एक्सिस पे? रेड वाली लाइन का डॉट आगे है एक्स एक्सिस पे, मतलब VMPS रेड वाले का क्या है? ज्यादा वैल्यू रख रहा है एक्स एक्सिस पे। तो VMPS 2 विल बी ग्रेटर देन VMPS 1। सिमिलरली VRMS 2 विल बी ग्रेटर देन VRMS 1। V average 2 विल बी ग्रेटर देन V average 1। और इस ग्राफ से ये भी पता चलता है कि हायर टेम्परेचर पे ग्राफ चौड़ा हो जाता है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी और ये टेम्परेचर का इफेक्ट था मैक्सवेल के ग्राफ पे। और ये मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। तो इस ग्राफ से जो कंक्लूजन निकलते हैं ना, वो मैं लिख दूंगा। चलिए, ये 3 पॉइंट्स है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूविंग विद लो वेलोसिटी डिक्रीजेज एट हाई टेम्परेचर, मूविंग विद हाई वेलोसिटी इंक्रीजेज एट हाई टेम्परेचर। ब्रॉडनिंग ऑफ कर्व इंडिकेट दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूविंग एट हाई स्पीड इंक्रीजेज।
सबसे पहली बात, जब भी हम दो टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बनाएंगे तो दो चीजें जो याद रखनी है वो ये है कि मान लीजिए T1 पे था, तो T2 पे मान लो T2 बड़ा है, तो इसका जो छोटा वाला वेलोसिटी पे जब मैं शुरू कर रही हूँ तो वो T1 से नीचे होना चाहिए, और जहाँ मैं एंड करूँगी ना वो T1 से ऊपर होना चाहिए। ये वाला पॉइंट T1 वाले पॉइंट से ऊपर और ये वाला पॉइंट T1 वाले पॉइंट से नीचे होना चाहिए। इतना आप नोट डाउन कर लें। अच्छा, एनसीईआरटी में दो पॉइंट्स थे, देखते हैं आपको आते हैं नहीं। लाइन थी एनसीईआरटी की डायरेक्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस रिमेन इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, ट्रू और फॉल्स। सोचिए समझिए आंसर दीजिए। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस रिमेन इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, सो आंसर विल बी यस। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, बहुत इजी है। ऑब्वियसली गैस के पार्टिकल्स हर वक्त मूव करते रहते हैं, तभी गैस की कोई फिक्स शेप नहीं हो पाती, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। द स्पीड एंड एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट एनी इंस्टेंट आर नॉट द सेम। तो ये भी लाइन ट्रू है क्योंकि एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। देखिए, द स्पीड एंड एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट एनी इंस्टेंट आर नॉट द सेम। कह रहे हैं जो स्पीड और एनर्जी है, मान ले चाहे हीलियम भर रखी है इस पूरे में, बट ये नहीं कि हीलियम है तो हीलियम गैस भर रखी है तो हीलियम का जो हर एक एटम होगा वो सेम वेलोसिटी एनर्जी पोजेस करेगा। हालांकि हीलियम के ही हैं सारे एटम्स इस कमरे में, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी या एनर्जी से मूव करे। हाँ, कुछ पार्टिकल्स की वेलोसिटी और एनर्जी सेम हो सकती है, बट हर एक पार्टिकल की सेम होगी ये कहना बिल्कुल गलत है। तो ये दो पॉइंट्स बस मैंने आपको ऐसे बता दी कि अगर कभी असर्शन रीजन में आ जाए तो आप कर पाए। तो ये हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा ऑन द ग्राफ गिवन बाय मैक्सवेल। अब हम मास का या नेचर ऑफ गैस का इफेक्ट देखते हैं। मैं दो गैस कंसीडरेशन में ले रही हूँ, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। जल्दी से बता दीजिए। हाँ, हम दो गैसेस ले रहे थे, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन। ये ले लेते हैं 71U एंड 28U। मैं 14 लिख रही थी गलती से, 28U। तो इसमें ग्राफ में प्रोबेबिलिटी इधर, वेलोसिटी इधर। ये ग्राफ एक का है, सेम टेम्परेचर वाला ही ग्राफ बनेगा यहाँ पे भी। अब बात ये बताइए कि क्लोरीन कौन है और नाइट्रोजन कौन है, ये बताना है। ये चीज याद होनी चाहिए कि सबको कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जितनी भारी चीज उतनी स्लो वो मूव करेगी, मतलब जितना ज्यादा किसी का मास होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, राइट। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे एमपीएस किसका ज्यादा है, ब्लू वाले का
जिसकी एमपीएस वेलोसिटी ज़्यादा यानी कि उसका मोलर मास कम, तो ब्लू वाले का मोलर मास कम वाला होगा, या दैट मीन्स नाइट्रोजन, और ये होगा क्लोरीन। कंक्लूजन हमने सिर्फ ये देखना है कि लाइटर मॉलिक्यूल्स मूव विद फास्टर स्पीड। कंक्लूजन सिर्फ ये है कि जिसका हमने देख लिया टॉप मोस्ट पॉइंट, जिसका एमपीएस ज़्यादा आ रहा है, आगे है, मतलब उसकी मास कम रहा होगा, मास कम रहा होगा मतलब वो नाइट्रोजन होगा। ऐसे था, देखिए टेम्परेचर में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में था, इसमें सिर्फ इतना ही है, इसमें ज़्यादा डिटेल में हमारा नहीं जा रहा है। और एक लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है, वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, इसमें इतना ही था। तो हमारा वेरिएशन इन ग्राफ ड्यू टू टेम्परेचर एंड मोलर मास होता है कंप्लीट। हम नेक्स्ट करते हैं, एक लाइन है द मीन स्क्वायर स्पीड is the direct measure of average kinetic energy of gas molecules। अगर मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताना चाहूँ किन्हीं भी मॉलिक्यूल्स का, तो हाफ एम n1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम n2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन अपॉन हाफ एम n vn स्क्वायर अपॉन n, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, बताइए मुझे। और अगर मैं बोलूँ मीन स्क्वायर स्पीड मतलब v RMS, रूट ना करूँ, सीधा मीन स्क्वायर बताओ, जैसे v RMS तो क्या था, रूट मीन स्क्वायर, पर मैं क्या कह रही हूँ, आर को हटा दो, सिर्फ मीन स्क्वायर रखो, मतलब पहले आप क्या कर दो n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू nn vn स्क्वायर अपॉन n, और इसको हम रूट मत लो, और इसको सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ऑफ m से, तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी नहीं आ जाएगा। तो यही कह रहे कि मीन स्क्वायर स्पीड को वो डायरेक्ट मेजर देती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का, अगर मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दूं नहीं लिखा, बट वो अंडरस्टैंडेबल है हमारी ही तरफ से कि उसका मतलब यही है। तो ये एक एनसीईआरटी का पॉइंट था, एनसीईआरटी की लाइन थी जो कई बार नहीं समझ आती, तो वो भी मैंने यहाँ समझा दी है। इसी के साथ हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व खत्म होता है। अब हमें अगले लेक्चर में PV इज इक्वल टू 1/3 MNC स्क्वायर डिराइव करना है, जो बहुत बड़ा डेरिवेशन है। जिसको ये डेरिवेशन देखना है वो देख ले, नहीं देखना इट्स देयर चॉइस। और उसके बाद हम क्रिटिकल कांस्टेंट्स, वॉन डेर वाल इक्वेशन, गैसियस लॉज, ये सब पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर आई होप सो समझ आया हो। मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया अपने पार्ट पे एक्सप्लेन करने का। अगर कोई भी डाउट हो आप बताएं मुझे कमेंट्स में, तो मैं उसको रेक्टिफाई करने का ज़रूर कोशिश करूँ। थैंक यू। तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे काम करते रहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।